हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ामपीडिया अ स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, हमारा चैनल विभिन्न प्रकार के सरकारी नौकरी से जुड़े परीक्षाओं की तैयारी कराता है। और दोस्तों, हमारा चैनल साथ ही साथ आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपकी सिलेबस कंप्लीट कराता है और साथ ही इसके पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य रहता है कि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपके वीडियोज़ और पीडीएफ्स बनाएं ताकि आप कम से कम समय में दोस्तों अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करके अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। हम कभी नहीं कहते कि हमारे वीडियो 100 में से 100 आपको मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है, पर हम आपकी इतनी तैयारी कर देते हैं कि 80 से 90 आपके क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं आप अगर हमारी पूरे वीडियो देख ले अच्छे से। तो इसी की श्रृंखला में दोस्तों अब हम कंप्यूटर बेसिक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता होगा कंप्यूटर बेसिक्स AHC RO भी एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ इसमें आपको पता है 10 से 15 क्वेश्चन हर साल लगभग आए हुए हैं और उसी के साथ आपके रेलवे में ये पूछा ही जाता है। रेलवे के साथ आपकी SSC के एग्ज़ाम्स लगातार चल रहे हैं। अभी SSC MTS होने वाला है, उसके बाद आपका आएगा SSC GD और भी दोस्तों कई तरीके के एग्ज़ाम है UP PSC। इन सब में आजकल सभी के सभी एग्ज़ाम में कंप्यूटर बेसिक्स पूछता है क्वेश्चन। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं बता दूं कि ये जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है हम इसमें आपको थ्योरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ ये दोनों एक साथ चलेंगे। थ्योरी भी आपकी दोस्तों ऐसी कवर होगी कि आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना मैं आपको बताता चलूँगा कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ से भी आपको थ्योरी भी आपको अच्छे से ध्यान देनी है और जो क्वेश्चन है तो वो तो मैं बता ही दूंगा सारे के सारे, तो उसको आपकी टेंशन नहीं लेनी है। तो चलिए आइए हम आज का लेक्चर अपना शुरू करते हैं। अपना हम दोस्तों लेक्चर शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स का हम डायरेक्ट क्वेश्चन सीरीज से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट। तो दोस्तों हिंदी में अगर बोले तो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर क्या था? तो वो था दोस्तों परम 8000। ठीक है, परम 8000 आपका भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा, ध्यान दीजिएगा भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा। और दोस्तों ये जो मैंने CDC 6600 लिखा है जो कि 1964 में डेवलप्ड हुआ था, ये आपका दोस्तों वर्ल्ड में अगर आप सर्च करेंगे ना गूगल पे तो ये विकीपीडिया आपको बताएगा कि CDC 6600 था। पर आपको दोस्तों जो एग्जाम में आपको लिखना है वो क्रे 1 आएगा आपका, ये 1976 का था। ये आपको एग्जाम में ऑप्शन भी मिलेगा और आपको यही टिक करना है, ये गूगल सर्च करने पे आपको मिलता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि क्या है जो स्पेशली डिजाइंड कंप्यूटर्स जो कि परफॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और एक्सट्रीमली रैपिडली। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, कौन से ऐसे कंप्यूटर हैं जो बहुत ही जटिल गणनाओं को बहुत ही तेजी से करते हैं? तो वह दोस्तों आपको सुपर कंप्यूटर्स, आपको पता ही होगा सुपर कंप्यूटर्स बहुत ही फास्ट होते हैं, ये ट्रिलियंस ऑफ डाटा मिली सेकेंड में सॉल्व कर देते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू, यानी सर्वर्स जो कंप्यूटर हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, किससे जुड़े होते हैं जिससे वो अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करते हैं? तो दोस्तों ये है नेटवर्क से जुड़ के वो अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग ये किस टाइप का एग्जाम्पल है? ये कौन से एग्जाम्पल है? तो ये दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, दो तरीके के आपको पता है कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे हम अच्छे से ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि ये दोनों होते क्या हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या है जो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, क्या है जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? तो वो है दोस्तों आपका CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर? ठीक है, तो ये हैं दोस्तों आपके चार्ल्स बेबेज। अब अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, कौन था जो पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर था? ये कंप्यूटर नहीं पूछा है, तो प्रोग्रामर थे ये लेडी एडा लोवेलेस। अगला क्वेश्चन है CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द, यानी CPU और मेमोरी कहाँ पर स्थित होते हैं? ये कहाँ पे, आप इसे भी ऐसे बोल सकते हैं। तो ये दोस्तों मदरबोर्ड पे आपको पता होगा कि मदरबोर्ड पे आपके अटैच होते हैं सारे CPU, मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर, रैम, ग्राफिक्स कार्ड,
SMPS और भी चीज़ें होती हैं वो इसी के थ्रू कनेक्टेड होती हैं कंप्यूटर में सारी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। पहली जनरेशन की पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीक यूज हुई थी? वो थी दोस्तों वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी थी पहली जनरेशन की। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। और इसके साथ कभी कभी जोड़ दिया जाता है कि उस समय मेमोरी के रूप में क्या यूज होता था। तो उस समय मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम यूज होता था। ठीक है, आप ये चीजें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इन विच जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब्स। मतलब किस जनरेशन में आपका जो ट्रांजिस्टर था उसने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया? तो वो था दोस्तों आपका सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में आपके ट्रांजिस्टर्स आ गई थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जो जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था फर्स्ट, उसका क्या नाम था? तो दोस्तों वो था ENIAC, इसे ये बोलते हैं। आप इसे याद रखिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब किसने इसे इन्वेंट किया? तो ये है दोस्तों जॉन मॉशली। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्लीस्ट नोन कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये सिर्फ कैलकुलेटिंग डिवाइस पूछा है दोस्तों, आप ये ध्यान दीजिएगा, ये कंप्यूटर कुछ नहीं बोला है, कैलकुलेटिंग डिवाइस है। तो सबसे पहला ज्ञात गणना उपकरण कौन सा था? तो ये दोस्तों अबेकस था। सॉरी, क्वेश्चन ही था कि अबेकस वॉज, अबेकस क्या था? तो अबेकस जो था पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस, वो था दोस्तों यांत्रिक कैलकुलेटर। अगर मैं आपको पुराने ज़माने की अगर आपको एक तस्वीर याद होगी तो आपको स्लेट में लगा हुआ होता था लाइन से छोटी छोटी, क्या कहते हैं उसको, वो लगे होते थे, उससे आपकी गणना होती थी। तो वही आपका दोस्तों अबेकस था। अब अगला क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई? तो वो थी दोस्तों IC, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। IC क्या थी दोस्तों? ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं, जो ट्रांजिस्टर थे पिछले मैंने लिखा था, उन्हीं का लार्ज स्केल में, मतलब एक चिप थी, छोटी सी चिप, उसी पे इसे जैसे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर एक चिप पे लगा देते थे, तो उसी को IC बोला जाता था। अगला है दोस्तों कि विच टेक्नोलॉजी आर यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी? तो दोस्तों होती थी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये जो मैंने अभी बोला आपको जस्ट, जो IC थी उसमें थाउजेंड्स होते थे। अब ये जो वेरी लार्ज वाला है ना, VLSI टेक्नोलॉजी, VLSI टेक्नोलॉजी में आपके मिलियंस, मतलब 10 लाख के करीब, 10 लाख प्लस आपके जो ये होते थे ट्रांजिस्टर्स, एक ही चिप पे अटैच होते थे, जिन्हें हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, तो यही VLSI टेक्नोलॉजी बोला जाता था। इसी के थ्रू मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक चिप पे अटैच किए जाते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स द ULSI टेक्नोलॉजी। ULSI का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे VLSI का वेरी लार्ज था और ULSI का अल्ट्रा लार्ज हो जाता है। तो ये दोस्तों आपकी अल्ट्रा लार्ज आई फिफ्थ जनरेशन में। इसमें क्या होता था, उसमें मिलियंस की बात होती थी। ULSI में आपके बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, सोच लीजिए एक बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक छोटे, लगभग आपके मैं बता दूं 2x2 इंचेस की चिप में फिट हो जाते हैं। ये सब पॉसिबल हुआ आपका नैनो टेक्नोलॉजी के आने के बाद। अब दोस्तों अगला है क्वेश्चन कि प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स वाज प्रपोज बाई। किन्होंने आधुनिक कंप्यूटर का सिद्धांत प्रपोज किया? ये कौन थे? तो ये दोस्तों थे एलन ट्यूरिंग। इनके बारे में खास बता दूं, इनसे रिलेटेड एक मूवी है बहुत ही फेमस, द इमिटेशन गेम। इमिटेशन गेम एक ज़बरदस्त मूवी है, आप उसे ज़रूर देखिएगा कभी टाइम मिले। उसमें दोस्तों आपको मैथ की वैल्यू, जो स्टैटिस्टिक्स है, इसकी वैल्यू आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये किस टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते थे? तो ये दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ करना स्टार्ट कर दिए थे, जो कि एग्जाम्पल हैं C++ और जावा, ये सब वगैरह। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। किस बेसिस पे ICs को क्लासिफाइड किया जाता है? तो ये दोस्तों होता है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। मैंने अभी आपको बताया था कि जो सबसे पहला थर्ड आया था जिसमें आए थे आपके ICs में मैंने बताया था कि थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक ही चिप पे, तो उसे दोस्तों बोलते थे लार्ज स्केल LSI इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या MSI भी बोलते हैं।
जिसे मीडियम स्केल इंटीग्रेशन बोला जाता है। ये आपके थर्ड जनरेशन में थे। फोर्थ जनरेशन में मैं आपको बता दूं उसमें क्या बोला गया, VLSI वेरी लार्ज, जिसमें मिलियंस ऑफ के होते थे। और फिफ्थ में क्या होता है, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स के बेसिस पे उन्हें डिफर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विच वाज द फर्स्ट कॉमर्शियली प्रोड्यूस कंप्यूटर। कॉमर्शियली मतलब कौन सा कॉमर्शियली यूज आने लगा। आपको सबसे पहले आपको पता है कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है सबसे पहले डिफेंस और जो सरकारी योजनाएं होती हैं, सरकारी काम, उनके लिए डेवलप होती हैं। फिर उसके बाद कॉमर्शियलाइजेशन किया जाता है उसका। तो दोस्तों इसका आंसर है यूनिवैक 1। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। पहले मैंने ENIAC जो मैंने आपको बताया था वो पहला कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन। किस जनरेशन में दोस्तों आपका माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ। तो मैंने आपको बताया फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में VLSI टेक्नोलॉजी आई जिसने आपका जो ICs है उनको रिप्लेस कर दिया। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्राम हैड बीन डन इन अर्ली स्टेज बाय यूजिंग, मतलब क्या है कि इसका हिंदी में कि किस चीज़ का प्रयोग कर कंप्यूटर प्रोग्राम प्रारंभिक चरण में किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। तो वो था दोस्तों मशीन लैंग्वेज का यूज़ करके। जो सबसे पहले प्रोग्राम डेवलप किए गए थे वो मशीन लैंग्वेज में थे। अब ये लैंग्वेजेस कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, इनका ब्रीफ हम आगे थ्योरी में डिस्कस करेंगे आपके साथ। अगला क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड बेसिक। बेसिक का जो एब्रिवेशन है इसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये बेसिक एक कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। तो इसका किसने इन्वेंशन किया था, ये थे दोस्तों जॉन जी केमेनी और थॉमस ई कोड्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज। फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज ध्यान दीजिएगा डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग क्या था। तो ये दोस्तों था आपका फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन आपका 1957 में बना दिया गया था। अगला है दोस्तों क्वेश्चन हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन। तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया, तो वो थे दोस्तों चार्ल्स बेबेज। आप ध्यान दीजिएगा। अगला है क्वेश्चन दोस्तों हु इंट्रोड्यूस फर्स्ट कंप्यूटर फॉर होम यूज, मतलब जो घर के लिए, एक कॉमर्शलाइजेशन अलग था, अब ये घर के लिए पर्सनल यूज के लिए किन्होंने सबसे पहला बनाया। तो ये थी दोस्तों IBM कंपनी। IBM कंपनी ने लाया था। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन, मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसकी स्पीड क्या थी। तो ये दोस्तों मिली सेकेंड्स में थी। ये मैं आपके साथ आगे फर्दर थ्योरी में डिस्कस करूंगा कि जो फर्दर जनरेशन में क्या इंप्रूवमेंट हुई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच वाज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज था जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए था। तो ये दोस्तों शॉर्ट कोड था। ठीक है, शॉर्ट कोड आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, मतलब कौन सा ऐसा जो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ में आता है। तो दोस्तों बाकी इसके बारे में डिटेल में जब आपको पढ़ाऊंगा तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आंसर आप जान लीजिए मशीन लैंग्वेज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर्स, Z सीरीज कंप्यूटर जिसे बोला गया। तो ऐसे कौन थे जिन्होंने पहले विद्युत बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर Z सीरीज का आविष्कार किया। तो वो थे दोस्तों कॉनराड ज़्यूस। अब अगला दोस्तों क्वेश्चन कि हु इन्वेंटेड गूगल। अब गूगल का किन्होंने किया आविष्कार, तो वो थे लैरी पेज एंड सर्जी ब्रेन। अगला क्वेश्चन दोस्तों हु वाज द इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम WWW के नाम से जानते हैं। ये भी दोस्तों एक्रोनिम WWW का अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। तो कौन थे इसके आविष्कार, तो ये थे टिम बर्नर्स ली। अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन है हु इज द क्रिएटर ऑफ लिनक्स। लिनक्स आपको पता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, अ पॉपुलर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो ये हैं दोस्तों लाइनस टॉरवाल्ड्स। अगला क्वेश्चन है हु डेवलप्ड द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने विकसित किया, तो ये थे आपके डेनिस रिचे।
अगला क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने इन्वेंट किया? तो वो थे आपके ब्जर्ने स्ट्रोस्ट्रप एट बेल्स लैब। हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर ये लगभग सबको पता ही होगा, ये हैं बिल गेट्स। अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज फादर ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फादर किन्हें कहते हैं? तो ये हैं जेम्स गॉसलिंग। अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज फादर ऑफ इंटरनेट। फादर ऑफ इंटरनेट यहाँ पूछा गया है, तो ये हैं दोस्तों विंटन जी सर्फ। अगला क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट वायरस। फर्स्ट वायरस जो कंप्यूटर वायरस होते हैं, आपके बैक्टीरिया वगैरह नहीं, फर्स्ट वायरस डिटेक्टेड ऑन आरपानेट। आरपानेट बहुत ही पुराना कंप्यूटर था, ए फोर रनर ऑफ द इंटरनेट इन अर्ली 1970s। तो जो पहला वायरस था आरपानेट में जो डिटेक्ट हुआ था वो कौन था? तो वो था दोस्तों आपका क्रीपर, उसे नाम ही दिया गया था। ठीक है, क्रीपर आप याद रखिएगा। हु इज नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो दोस्तों बोलते हैं जॉन मैकार्थी को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब जो नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बनने जा रही हैं सारी की सारी एआई बेस्ड ही होने वाली हैं और क्वांटम कंप्यूटिंग पे बेस्ड होंगी सारी की सारी। तो ये अभी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। इन विच ईयर डिड IBM डेवलप्ड फोर्ट्रॉन। ये जो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज मैंने आपको पहले बताई थी उसे IBM ने डेवलप किया, जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, यूज टू राइट साइंटिफिक एप्लीकेशन। साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए यूज हुआ। तो ये था दोस्तों आपका 1957 में आपको यूज हुआ था, ये डेवलप हुआ था और तब से इसका यूज होना स्टार्ट हुआ। अब अगला क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ USB। USB आपको फुल फॉर्म बता दूं तो यूनिवर्सल सीरीज बस बोलते हैं इसे। ये दोस्तों इंडियन थे, इंडियन अमेरिकन है ये, अजय वी भट्ट। अगला दोस्तों हु वाज फाउंडर ऑफ माउस। तो माउस का फाउंडर कौन थे? ये हैं डगलस एंजलबर्ट। अगला दोस्तों क्वेश्चन है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कौन सा डे को मनाया जाता है? तो आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। तो दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो ये था दोस्तों आपका इंटेल 4004। आपको याद ही होगा इंटेल बहुत ही बड़ी कंपनी है और ये आपके माइक्रो प्रोसेसर बनाने में इसको महारत हासिल है। अब अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज ह्यूमन कंप्यूटर ऑफ इंडिया। ह्यूमन कंप्यूटर ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? तो इन्हीं पे जस्ट कुछ ही दिन पहले मूवी भी आई थी, विद्या बालन एक्ट्रेस थी उनमें, तो वो है दोस्तों शकुंतला देवी। ये वेस्ट बंगाल की हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया, किन्होंने किया? तो ये थे मार्टिन कूपर। अगला क्वेश्चन है इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। मल्टी प्रोग्रामिंग किस जनरेशन में आपका दोस्तों स्टार्ट हुआ? तो वो था दोस्तों आपका 3rd जनरेशन में। अब दोस्तों जनरेशन पे डिटेल हम अगले थोड़ी देर में आपके साथ करने वाले हैं। अब दोस्तों अगला आ ही गया आपका, तो दोस्तों जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से हमारी थ्योरी सीरीज आपकी लेक्चर की स्टार्ट होने जा रही है। आपको जो मैं थ्योरी में एक एक पॉइंट्स में बताऊंगा आपको नोटिस करता चलूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। एक एक पॉइंट्स पे आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आप कोई भी स्किप मत करिएगा और ध्यान से देखते चलिएगा। तो दोस्तों जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर उसकी ईयर भी पूछ लिया जाता है कब से कब तक था। तो ये दोस्तों आपका 1940 से 1956 तक चला, जिसमें टेक्नोलॉजी आपने पहले ही पढ़ रखा है, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज हुई, जो इनक्रैकेटेबल, ये आप अविश्वसनीय अद्भुत वाला मत समझ लीजिएगा, ये अविश्वसनीय यानी मतलब विश्वास पात्र नहीं था। ठीक है, ये सपोर्ट करता था मशीन लैंग्वेज सिर्फ, और बहुत ही ज़्यादा महंगा था क्योंकि ये वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी लगभग आप एक बड़े कमरे, बहुत ही बड़े हॉल में ये पूरे कंप्यूटर का सेटअप डेवलप किया जाता था, तो ये बहुत ही कॉस्टली पड़ता था। ये सिर्फ काउंटिंग करता था, गणना करता था, जो कि मिली सेकेंड्स में ये कर देता था। बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता था। स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये जो दोस्तों मैंने आपको देख रखा है, ब्राउन कलर मैंने कर रखा है, तो ये एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन, इसी पे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो जो मैंने ब्राउन कलर से किया है आपको,
स्पेशली आप ध्यान दीजिएगा। तो ये स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, आप स्लो कह सकते हैं जनरली से। साइज़ बहुत बड़ा था, मैंने बताया कि बहुत बड़े हाल में उसका सेटअप डेवलप किया जाता था। अब हीट बहुत ज़्यादा डेवलप होगी तो एसी भी रिक्वायर्ड होगा। अब अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉन पोर्टेबल था, मतलब एक जगह जहाँ पे फिट हो गया तो आपको कभी भी काम करना है वहीं पे आपको जाके काम करना पड़ेगा। और दोस्तों वेरी हाई पावर कंजप्शन, मतलब बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था। दोस्तों इसके एग्जाम्पल हैं इनिएक, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के थ्रू। बाकी ये इनिएक आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यूनिवैक भी है, इसका इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों IBM के पूछ लिया जाता है कि IBM का ये किस जनरेशन का कंप्यूटर है। IBM 650 अक्सर पूछ लिया जाता है कि किस जनरेशन का कंप्यूटर है। अब दोस्तों अगले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे हम चलते हैं, तो इसके बाद आता है सेकेंड जनरेशन। अब दोस्तों सेकेंड जनरेशन आपको बता दूं तो ये 1956 से 1963 तक चला। और दोस्तों इस जनरेशन में क्या हुआ कि जो वैक्यूम ट्यूब्स थे उनको रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर ने। ठीक है, ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस कर दिया। ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि सिलिकॉन यूज होता है, सिलिकॉन से ही ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। अब दोस्तों वो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो मैंने बताया था कि इनक्रेडिबल था, बिल्कुल अविश्वसनीय था, ये विश्वसनीय बन गया आपका, रिलायबल बन गया उसकी तुलना में, फर्स्ट जनरेशन की तुलना में। और इसका आकार बहुत छोटा हो गया, कैलकुलेशन टाइम इसका बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो गया, मिली सेकेंड में चला गया। जो मिली सेकेंड हुआ करता था फर्स्ट जनरेशन में वो अब माइक्रो सेकेंड में पहुंच गया। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में माइक्रो सेकेंड में पहुंच गया कैलकुलेशन। हीट उत्पन्न करता था पर उसके कंपैरिजन में जो फर्स्ट जनरेशन है उससे कम करता था। सेम इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम तो करेगा ही करेगा पर उससे कम करता था। और ये फास्टर लिखा हुआ है, ये दोस्तों आपका फर्स्ट जनरेशन से ये फास्ट था, न कि फास्टेस्ट था, ये फर्स्ट जनरेशन से फास्ट था। अभी भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली था पर फिर भी ये हमेशा दोस्तों हर जनरेशन में आप ध्यान दीजिएगा कि पिछले जनरेशन में हर चीज़ इम्प्रूव हुआ है थोड़ा थोड़ा। तो कॉस्टली तो था पर फिर भी उससे सस्ता था। दोस्तों हीट जनरेट हो रही तो एसी रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है, तो एसी रिक्वायर्ड था। मशीन और असेंबली लेवल लैंग्वेज, इसमें ध्यान दीजिएगा, एक असेंबली लेवल लैंग्वेज ये भी आ गई थी, इन दोनों को सपोर्ट करने लगा ये। और फोर्ट्रॉन दोस्तों इसी टाइम में डेवलप हुआ था आपका, फोर्ट्रॉन, कोबोल। अब इसमें दोस्तों मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी यूज़ करने जाने लगी। जो आपका फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी था उसमें आपको मैंने बताया कि मैग्नेटिक ड्रम यूज़ हुआ करता था, और प्राइमरी मेमोरी जो थी यहाँ पे मैग्नेटिक कोर की बनी होती थी। और जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी दोस्तों इसमें इंट्रोड्यूस हो गया, वो क्या होती थी, मैग्नेटिक टेप होती थी, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, जिसे हम फ्लॉपी डिस्क भी बोलते हैं। तो इसके बारे में आगे बताऊंगा। इसके दोस्तों जो ये प्रॉपर एग्जांपल है, मतलब फेमस एग्जांपल है, वो IBM 6020, IBM 7094, ये सब है दोस्तों, CDC 1604। अब दोस्तों अगले जनरेशन में हम चलते हैं, तो वो है दोस्तों थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन दोस्तों आपका 1964 से 1971 तक चला। इस जनरेशन में दोस्तों IC आ गई। IC मैंने आपको बताया था कि इसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर एक ही चिप पे लगाए जाने लगे। तो दोस्तों IC टेक्नोलॉजी आ गई, इसमें LSI टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ। LSI मैंने आपको बताया था, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इवन LSI के साथ दोस्तों आपका MSI भी यूज़ हुआ, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। और ये बाकी जनरेशन से मोर रिलायबल थी, ज़्यादा साइज़ छोटा था, लेस हीट पिछले जनरेशन से करने लगी। और दोस्तों इसने स्पीड नैनो सेकेंड में पहुंचा दिया, कंप्यूटेशन स्पीड नैनो सेकेंड में। मेंटेनेंस दोस्तों इसका कम हो गया, महंगा तो था ही, कोई बात नहीं। एसी रिक्वायर्ड था क्योंकि हीट तो जनरेट हो ही रही थी, और जो बाकी जनरेशन था उससे इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करने लगा। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ से आपका दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज C++, जावा वगैरह ये सब। और इसके दोस्तों एग्जाम्पल हैं IBM 360 सीरीज़, हनीवेल 6000 सीरीज़, ये इंपॉर्टेंट है। PDP जिसे पर्सनल डाटा प्रोसेसर बोला जाता है, ये दोस्तों आपका यूज़ हुआ। तो ये आपके फेमस एग्जाम्पल हैं। अब दोस्तों हम अगले जनरेशन में चलते हैं, वो है दोस्तों आपका फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन क्या है आपका, 1971 से 1989 तक चला। दोस्तों इस जनरेशन में VLSI टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी, मैंने इसका फुल फॉर्म आपको बता रखा है। ये दोस्तों काफ़ी सस्ता हो गया, वेरी चीप, पोर्टेबल हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपके कंप्यूटर पोर्टेबल हो गए। जो आज के टाइम में लैपटॉप है उसे हम कहीं भी उठा के कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं ईजिली। तो यही आपकी जो
इसकी प्रॉपर्टी होती है कि आप कहीं भी शिफ्ट कर लें, इसी को पोर्टेबिलिटी कहते हैं। पोर्टेबल हो गया, रिलायबल भी बहुत ज़्यादा हो गया, यूज़ ऑफ पीसी, पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। नैनो सेकेंड जो था आपका दोस्तों थर्ड जनरेशन में, अब ये पिको सेकेंड में पहुंच गया। ठीक है, स्पीड पिको सेकेंड में पहुंच गई। साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर बहुत छोटे हो गए। पाइपलाइन प्रोसेसिंग दोस्तों इसमें स्टार्ट हो गया। एसी की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई। अभी तक पिछले जनरेशन में एसी चाहिए होता था। यहाँ पे दोस्तों फोर्थ जनरेशन में ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब आ गया था उस समय। अब वर्ल्ड वाइड वेब आने की वजह से दोस्तों आपको पता है कि नेटवर्क की फील्ड में बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद दोस्तों क्या है, कंप्यूटर्स बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो गया। ऑलमोस्ट जो काफ़ी घरों में कंप्यूटर उस समय आ गए थे। और दोस्तों इसी टाइम आपको क्रे 1 जो सुपर कंप्यूटर था वो डेवलप हुआ था। जो क्रे 1 है इसी टाइम डेवलप हुआ था। तो दोस्तों ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए फोर्थ जनरेशन से। अब फिफ्थ जनरेशन की हम बात करें तो फिफ्थ जनरेशन में दोस्तों आपको 1991 से जो प्रेजेंट चल रहा है, आज के टाइम में जो वीडियो बन रहा है, ये फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। फिफ्थ जनरेशन में दोस्तों क्या है, ULSI टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ होने लगा, जिसमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एक माइक्रोचिप पे, एक माइक्रो प्रोसेसर पे अटैच किए जाते हैं, जो कि लगभग आपका 2x2 इंच का होता है साइज उसका, उससे ज़्यादा नहीं होता। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलप हुआ दोस्तों इस जनरेशन में। AI बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम में यूज़ होता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ हुआ, जैसे आज के टाइम में पाइथन वगैरह हैं, काफ़ी नेचुरल है, काफ़ी ह्यूमन फ्रेंडली हैं, तो ये लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हुए। पैरेलल प्रोसेसिंग दोस्तों स्टार्ट हुआ। पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में दोस्तों मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट हुआ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट हुआ। सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट हुई, क्योंकि अल्ट्रा लार्ज स्केल आपको 2x2 इंच के एक चिप में आपको बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर लगाने हैं, तो बहुत ही अच्छा आपको सुपर कंडक्टर बनाना होगा, यूज़ करना होगा, तो ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस आया। वेरी पावरफुल एंड कॉम्बैट कंप्यूटर्स डेवलप हुए हैं, बहुत ही चीपर रेट्स पे हुए दोस्तों। आपको पता है आज के टाइम में 45,000 में काफ़ी अच्छा लैपटॉप मिल जाता है। इस टाइम पे दोस्तों कंप्यूटर है डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक, आपको पता है दुनिया भर के अब आ गए हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आगे दोस्तों अब बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस कितने टाइप के हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों एक पहला जो मशीन लैंग्वेज, मैंने आपको फर्स्ट जनरेशन में बताया था कि मशीन लैंग्वेज यूज़ होने लगा। अब मशीन लैंग्वेज क्या था, जिसे दोस्तों मशीन लैंग्वेज को मशीन कोड भी बोला जाता है या ऑब्जेक्ट कोड भी बोला जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी इसे बोला जाता है। मशीन लैंग्वेज में क्या होता है कि बाइनरी डिजिट सिर्फ यूज होते हैं, 0 या 1। दोस्तों कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर, चाहे आज का भी टाइम है जो फिफ्थ जनरेशन है, उसमें भी कंप्यूटर प्रोसेस सिर्फ मशीन लैंग्वेज में करता है। आपको कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझ में आती है। ठीक है दोस्तों, 0 और 1 की भाषा समझ में आती है। मैं तो बता रहा दोस्तों आपको कि कंप्यूटर को 0 और 1 की भाषा सिर्फ समझ में आती है। जो मशीन लैंग्वेज है, कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम प्रोसेस होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, हमेशा वो मशीन लैंग्वेज में प्रोसेस होगा। ठीक है, बाकी कन्वर्जन मैं आपको आगे बता दूंगा वीडियो में। और ये क्या है कि अंडरस्टूड एंड रीड बाय कंप्यूटर सिस्टम, जो CPU होता है कंप्यूटर का, सिर्फ यही लैंग्वेज आपको रीड करता है। दोस्तों सेम चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आप कंप्यूटर के बारे में जो भी पढ़िएगा आप इंग्लिश में समझने की ज़्यादा कोशिश करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको दोस्तों इंग्लिश ही यूज़ करना है। इंग्लिश से ही आपके आंसर अच्छे से बनेंगे। अब दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्या है, सेकेंड है दोस्तों आपका असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज मैंने आपको बताया था कि सेकेंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ। ये इसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज भी आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा लो लेवल लैंग्वेज है, तो ऑप्शन रहेगा असेंबली लैंग्वेज। दोस्तों इसमें निमोनिक्स यूज़ होने लगे, निमोनिक्स कोड और सिंबल्स यूज़ होने लगे। निमोनिक्स मैं आपको बता दूँ, जो पुराने टाइम के आप देखे होंगे के वगैरह में सिंबल्स बने होते हैं, तो उन्हीं को निमोनिक्स बोलते हैं, तो ये यूज़ होने लगे। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज भी इसे बोला जाता है।
ये दोबारा रीयूज़ नहीं किए जा सकते। ये जो एक बार आपका जो प्रोग्राम बन गया इसके थ्रू, तो वो दोबारा आपका रीयूजेबल नहीं है, आपका जिसके लिए बना सिर्फ वही यूज़ होगा। ये दोस्तों फास्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फास्ट। मैं आपको बता दूं कि बाकी लैंग्वेज से भी फास्ट होते हैं, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज से फास्ट होता है ये। अगला दोस्तों, अगला टाइप है फिर हाई लेवल लैंग्वेज। ये दोस्तों यही 3 टाइप हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस के। अब हाई लेवल लैंग्वेज दोस्तों क्या है, ये इजी टू अंडरस्टैंड होगा। ये दोस्तों ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज बनाई गई, क्योंकि सीधी सी बात है कि जब काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट होगा तो कंप्यूटर को अब एक ह्यूमन फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास आपको पहुंचाना है कोई टेक्नोलॉजी, तो उसे ह्यूमन फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। तो इसे ईजिली अंडरस्टैंडेबल बनाया गया। कोड कैन बी रिटन ईजिली। कोड जो भी थे एकदम ह्यूमन लेमन लैंग्वेज तक कोशिश की गई कि इसे एकदम लेमन लैंग्वेज तक बना दिया जाए। इंडिपेंडेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम से इसे मतलब नहीं होता, ये ह्यूमन रीडेबल प्रोग्राम है। और इसे दोस्तों कंपाइलर का यूज़ होता है, कंपाइलर की ज़रूरत होती है। कंपाइलर क्यों ज़रूरत होता है दोस्तों, कि जो कोड लिखा जाता है ये ह्यूमन मतलब अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी इजी होता है। तो इसमें आपने लिख दिया, और मैंने आपको बताया जो कंप्यूटर आपका होता है, प्रोसेसर आपका, इवन 5th जनरेशन तक भी दोस्तों ये आपका सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। मशीन लैंग्वेज मतलब 0 और 1, उसे सिर्फ इसी की भाषा समझ में आती है। तो दोस्तों जो हाई लेवल लैंग्वेज है, यहाँ से दोस्तों आपको जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्जन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आपने लिखा है दूसरा और यहाँ से जो कन्वर्ट करता है ये दोस्तों आपका कंपाइलर कहलाता है। तो यही कंपाइलर का यूज़ आया। दोस्तों इसके एग्जाम्पल है आपके C++, जावा, फोर्ट्रॉन, पर्ल, रूबी, विजुअल बेसिक्स, ये सब आपके दोस्तों एग्जाम्पल है हाई लेवल लैंग्वेज के। अब दोस्तों यही जो मैंने आपको बताया कि आपके कंपाइलर आपको ट्रांसलेटर की यूज़ होने पड़ी, क्योंकि आपको जब हाई लेवल लैंग्वेज चाहिए, एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में चाहिए इजली लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसे कन्वर्ट करने के लिए मशीन कोड में आपको ट्रांसलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो ट्रांसलेटर है उसके 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला है आपका दोस्तों कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या होता है दोस्तों, ये एक ट्रांसलेटर है। ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज जो कि मशीन या असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें से दोस्तों डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, असेंबली लैंग्वेज में नहीं करता आपका, ठीक है। तो ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जिससे कि मशीन उस डाटा पे प्रोसेस कर सके। अब दोस्तों कंपाइलर चेक ऑल टाइप ऑफ एरर, सारे टाइप के एरर्स चेक करता है, लिमिट्स, रेंजेस, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। और ये क्या है, प्रोग्राम रन टाइम इज मोर एंड ऑक्यूपाइज लार्ज पार्ट ऑफ मेमोरी। कंपाइलर क्या है दोस्तों ना, कि इकट्ठे जितना भी आपका लंबा प्रोग्राम है, चाहे 3 पेज 4 पेज या हज़ारों पेज का हो, वो इकट्ठे एक बार में वो कंपाइल करता है, उसके बाद एरर बताता है। तो एक ही बार में पूरा कंपाइल करने के लिए आपको सीधे से पता है 1000 पेज में टाइम लगेगा, और 1000 पेज इकट्ठे कर रहा है तो लार्जर पार्ट ऑफ मेमोरी यूज़ होगा, ठीक है। और नोट क्या इसमें नोट है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि प्रोग्रामर रिटन कोड्स आर ऑल्सो कॉल्ड सोर्स कोड। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रोग्रामर कोड लिखते हैं उन्हें और क्या बोला जाता है, तो दोस्तों सोर्स कोड बोला जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब अगला दोस्तों क्या है, इंटरप्रेटर, ठीक है। इंटरप्रेटर ये सिमिलर टू कंपाइलर होता है, बस कंपाइलर और इंटरप्रेटर में एक सिंपल सा डिफरेंस है, मैं आपको बता दूंगा। सेम ट्रांसलेटर है, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बस कंपाइलर के लिए मैंने आपको बताया था कि ये क्या पूरा प्रोग्राम 1000 पेज का प्रोग्राम इकट्ठे एक बार में शुरू से लेकर आखिरी तक चेक करता है और फिर बताता है कि कहाँ पे क्या एरर है। जबकि इंटरप्रेटर क्या होता है दोस्तों, आपका लाइन बाय लाइन, जैसे 1000 में आपका 1 लाख करीब लाइनें होंगी, तो 1 लाख लाइनों को ये एक लाइन चेक करते चलता है, और किसी भी लाइन में अगर गलती हुई तो ये तुरंत बता देता है कि दोस्तों यहाँ पे गलती है, उसके आगे भी भले गलतियाँ उसे मतलब नहीं रहता, और जहाँ पे गलती रहेगी वहीं पे रुक जाएगा और आपको बताएगा गलती है। तो दोस्तों इसकी वजह से क्या, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बस यही पूछा जाता है इंटरप्रेटर से कि कौन सा ऐसा जो आपका अनुवादक है, ट्रांसलेटर है, जो लाइन बाय लाइन चेक करता है। तो दोस्तों इंटरप्रेटर है, और जो कंपाइलर है वो एक बार में इकट्ठा यूज़ करता है। ये दोस्तों कंपैरेटिवली फास्ट होगा, ठीक है। फास्ट एक्चुअली में कंपाइलर फास्ट होता है क्योंकि वो लाइन बाय लाइन नहीं करता, पर जो इंटरप्रेटर है ना, ये आपके एरर बहुत जल्दी बता देता है, ठीक है। एरर बहुत जल्दी बता देता है और स्पेस बहुत कम कर लेता है, ठीक है। ये आपके हालांकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काफ़ी डीप में आप जाएंगे तब ये पढ़ने की ज़रूरत है। तो बस आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लाइन बाय लाइन चेक करता है। अब दोस्तों अगला है असेंबलर।
असेंबलर क्या है कि आपको मैंने बताया था सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज स्टार्ट हो गया, पर साथ ही मैंने आपको बता दिया कि हमेशा कंप्यूटर मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रांसलेटर है और ये कन्वर्ट करता है क्या, असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में, मशीन लैंग्वेज में। बस यही आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको आसान याद करना है, बहुत आसान होगा, क्योंकि असेंबलर असेंबली लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो कंप्यूटर क्या है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये टेक्स डाटा एज इनपुट। डाटा क्या होता है दोस्तों, मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। और स्टोर्स डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों डाटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में एक छोटा डिफरेंस होता है। डाटा को क्या कहते हैं कि एक रॉ डाटा, जैसे 5, 8, 7, 9, 10, 12, 1, 2, 3, ये आपके रॉ डाटा हो गए। ठीक है, ये आपके डाटा हो गए। और दोस्तों इन्फॉर्मेशन अगर मैं कहूँ तो सेम इन्फॉर्मेशन को मैं अगर कह दूँ कि इसे एक अरेंज कर दिया है, 1, 2, 5, फिर 7 बड़ा है, फिर 9 बड़ा है, अगर इस अरेंजमेंट में कर दूँ तो ये दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हो गया। और इन्हें ये दोस्तों मेमोरी में भी सेव कर सकता है कंप्यूटर। ठीक है, मेमोरी में भी सेव कर सकता है कंप्यूटर। और जब इसका यूज़ हो, कभी भी आगे फ्यूचर में यूज़ हो, तब ये इसे ले भी सकता है, वहाँ से मतलब रीड कर लेगा मेमोरी से और उसका यूज़ कर लेगा। और दोस्तों क्या करता है ये, प्रोसेसिंग द डाटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको जस्ट बताया कि डाटा 1, 2, 3, 5, 8, 9, 2, 4 कुछ भी होता है, वो डाटा आपका रैंडम कोई भी चीज़ है तो वो डाटा कहलाता है। और दोस्तों जब उसे एक प्रॉपर अरेंजमेंट हमने कर दिया, प्रॉपर जो भी हमारी ज़रूरत की हो, तो उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये डाटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। और जो इन्फॉर्मेशन होता है उसी को आउटपुट की तरह जनरेट कर सकते हैं। और जो कंट्रोल अबव 4 स्टेप्स, जो अभी मैंने आपको बताया, डाटा इनपुट, स्टोर डाटा, प्रोसेसिंग और जनरेट आउटपुट, इन चारों स्टेप्स को ये कंट्रोल भी करता है। ये दोस्तों आपका कंप्यूटर के बारे में बेसिक मैंने बता दिया। इसी पे दोस्तों आपके एक एक जो पॉइंट है मैंने बताए, छोटे छोटे पॉइंट है, पर इन्हीं पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसे मिस नहीं कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर कंपोनेंट सिस्टम हैज़ 4 पार्ट्स जनरली। तो दोस्तों पहला क्या है, हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है दोस्तों, आपको पता होगा कि फिजिकल, आपको पता है कंप्यूटर के साथ आपके माउस होता है, कीबोर्ड होता है, आपके कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगते हैं, फैन लगता है, एसएमपीएस लगते हैं, बहुत भी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों हार्डवेयर कंपोनेंट हो गए। ठीक है, ये टेंजिबल कंपोनेंट भी इन्हें बोला जाता है। टेंजिबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये टेंजिबल जो वर्ड है जिसे हम स्पर्श कर सके, जिसे हम छू सकें, उसे टेंजिबल बोला जाता है। तो टेंजिबल होते हैं। सॉफ्टवेयर दोस्तों अगला कंपोनेंट है। सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन दोस्तों ध्यान दीजिएगा। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया, निर्देश। जो कॉम्प्लेक्स कोड मतलब जटिल जो कोड होते हैं, जटिल कोड प्रोग्राम्स को कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए गाइडेंस, जो कॉम्प्लेक्स गाइडेंस दी जाती है, वो इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू दी जाती है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब दोस्तों अगला कंपोनेंट है इसका यूज़र। यूज़र क्या है, क्योंकि सीधी सी बात है, कंप्यूटर बन गई, अब रखने के लिए तो बनी नहीं है 100 पीस के लिए, तो यूज़र के लिए ही बनी होगी। तो दोस्तों जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है उसे यूज़र कहते हैं। और दोस्तों डाटा पे हमें कोई ना कोई काम करना होता है, तो डाटा नहीं है तो कंप्यूटर कोई मतलब ही नहीं है। तो जो रॉ फैक्ट्स होते हैं, रॉ डाटा होते हैं, कंप्यूटर जिसे स्टोर्स करता है, रीड करता है और उसे कन्वर्ट करता है इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में। तो ये दोस्तों आपका कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हो गए। अब दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इससे पहले मैंने आपको जो जनरेशन बताया था कि जनरेशन में एक एक पार्ट में कौन कौन से किस्म VLSI यूज़ हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और ये अब अगला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों सबसे बात है गति, आपको पता है कंप्यूटर स्लो चलता है। ऐसे मोबाइल आपको मैं जनरली बता दूँ, आपको मोबाइल आपके हाथ में होगा ही, तो मोबाइल दोस्तों अगर आपके स्लो करे, हैंग करे, तो आपको बहुत बेकार लगेगा। तो स्पीड आपको चाहिए अच्छी। एक्यूरेसी भी चाहिए दोस्तों, शुद्धता जिसे हिंदी में बोलते हैं, एक्यूरेसी भी चाहिए कि बार बार एकदम एग्जैक्ट डाटा आपको दे। स्टोरेज एंड रिट्रीवल। स्टोरेज का मतलब दोस्तों कि चाहे जितना भी स्टोर, आपको कोई भी प्रोग्राम या कोई भी चीज़ आपको स्टोर करना हो तो स्टोरेज उसमें होना चाहिए। रिट्रीवल मतलब जब भी आपको ज़रूरत पड़े आपको तुरंत मिल जाए वापस। ठीक है, पुनर्प्राप्ति हिंदी में इसे बोलते हैं।
और दोस्तों अगला है डिलीजेंस, और इसी को बोल सकते हैं रिपीटेड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। डिलीजेंस का मतलब होता है दोस्तों परिश्रम, हिंदी में बोलते हैं, या बार बार प्रसंस्करण क्षमताएं। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि बार बार कंप्यूटर को, जैसे हमने अभी कंप्यूटर पे एक प्रोग्राम रन करा है, जैसे मोबाइल में मैं आपको बता दूं कि एक आपने वीडियो देखा, फिर अगली बार आप दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं, आप अगला कंटिन्यू आप चाहते हैं कि 12 के 12 घंटे में यूट्यूब चलाता रहो, तो यही दोस्तों आपका होता है कि डिलीजेंस। ये बार बार आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ना नहीं करेगा कंप्यूटर, चलता रहेगा। अगला है दोस्तों रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वसनीयता। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, जैसे आप मोबाइल के बारे में बात करूं, मोबाइल भी एक टाइप का कंप्यूटर ही है, तो मोबाइल आप खरीदते हैं तो आप चाहते हैं कि 1-2 साल तो चले ही चले, तो यही रिलायबिलिटी है। आपको मैं कह दूं पुराने ज़माने का आपको नोकिया याद होगा, वो तो 15 साल भी चल जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि आप वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि 15-20 साल तक चल जा रहे हैं, और जो आज के टाइम है वो 2-3 साल चल रहे हैं। अगला है दोस्तों फ्लैक्सिबिलिटी, या जिसे हम वर्सेटाइल भी कहते हैं। ये दोस्तों सेम वर्ड है, कोई भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है ना कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो ये सारे दिए होंगे, बीच में दे दिया होगा स्लो स्पीड या कुछ भी दे दिया होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। या पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, या आपके इसके डेफिनेशन पूछ लिया जाता है कि डिलीजेंस क्या है, तो डिलीजेंस क्या है कि बार बार रिपीटेड जो प्रोसेसिंग है वो कर सके कंप्यूटर। और दोस्तों सीधी सी बात है, लो कॉस्ट होनी चाहिए। अब 1 करोड़ की मोबाइल आपको कहते हैं भैया 1 करोड़ की मोबाइल कोई थोड़ी ना खरीदने जाएगा, आईफोन कितने लोग खरीदते हैं, तो यही बात है कि लो कॉस्ट है तो सब लोग खरीद रहे हैं हम आईफोन, तो लो कॉस्ट भी रहनी चाहिए। तो ये दोस्तों कंप्यूटर की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब अगला पॉइंट है कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ते हैं, तो दोस्तों बेसिक एक डायग्राम है कंप्यूटर का, ये बिल्कुल बेसिक डायग्राम है, तो इससे हम समझेंगे। एक मेजर इनपुट होगा, इनपुट में यहीं से दोस्तों हम डाटा देते हैं, जो मैंने आपको बताया था बिल्कुल रॉ होता है, डाटा इनपुट जाएगा। ये इनपुट डिवाइस क्या करता है आपका, जो आपको जो जनरली आप जो डाटा देते हैं दोस्तों, ये एनालॉग होता है। मैं यहीं से आपको काफ़ी चीज़ें समझाऊंगा, एक छोटी छोटी बात आप ध्यान दीजिएगा, ये एक एक चीज़ आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये जो डाटा होता है जनरली एनालॉग, एनालॉग का क्या मतलब होता है कि सिंपल बोल दो मैकेनिकल या फिजिकल फॉर्म, या जैसे आपने कीबोर्ड पे 1 2 3 4 टाइप कर रहे हैं, 12x4 टाइप कर रहे हैं, तो दोस्तों आपका एनालॉग हो गया। और मैंने आपको क्या बताया कि कंप्यूटर को सिर्फ मशीन कोड समझ में आती है, मशीन कोड मतलब 0 या 1, ठीक है, कंप्यूटर को ये समझ में आएगी। तो जो इनपुट डिवाइस होता है ना, इसमें एडी कन्वर्टर होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बोलते हैं, ठीक है, एडी कन्वर्टर। तो यहाँ पे दोस्तों जो डाटा को ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है इनपुट डिवाइस, और ये फेड करता है आपका सीपीयू को, ठीक है। ये पूरी जो यूनिट आपको बड़े बॉक्स में आप देख रहे होंगे, जो बड़ा बॉक्स है, इसमें दोस्तों इसे सीपीयू यूनिट बोला जाता है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके दोस्तों 3 पार्ट होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट, और एक होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और दोस्तों एक होता है मेमोरी यूनिट, ठीक है। इन तीनों का फंक्शन मैं बता दूं। जो कंट्रोल यूनिट होता है, एक बार जब डाटा कंप्यूटर में आ गया तो ये कंट्रोल यूनिट समझ लीजिए सबका बॉस है, ठीक है। बॉस आपको पता है कि सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है, काम कुछ नहीं करता, मतलब काम तो करता है वो थोड़ा मोड़ा, पर यहाँ पे कंप्यूटर में सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है कि कब किसको प्रोसेस करना है, कब किसको क्या करना है, वो सब बताता है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट। और अगला है दोस्तों अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये क्या है आपका जनरली मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है मैथमेटिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक दोस्तों आपका जो जोड़ घटाना गुणा भाग हो गया या कंपैरिजन हो गया, ये टाइप के करता है ऑपरेशन। और जो लॉजिक यूनिट हो गया दोस्तों एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, दुनिया टाइप के गेट हैं, उन टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। और दोस्तों इन्हीं सब को परफॉर्म करने के लिए मेमोरी यूनिट की भी आवश्यकता होती है। मेमोरी यूनिट क्या होता है, इसके भी 3 टाइप होते हैं मेमोरी यूनिट के, आपके प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो दोस्तों इन सब का फंक्शन मैं आगे समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो अब मैंने आपको अभी तक बताया कि एक बार इसे मिटा लूँ तो मैं आपको थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि मैंने आपको जैसे बताया कि डाटा आपका फेड हो गया सीपीयू में, तो सीपीयू में डाटा फेड हो गया। अब जब जैसे मैंने आपने भेजा है कि 12x4 आपको कैलकुलेट करना है, तो दोस्तों जो इनपुट डिवाइस है इसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 0 फॉर्म में, मशीन लेवल लैंग्वेज में। अब जैसे ये सीपीयू में जाता है तो सीपीयू में कंट्रोल यूनिट इसे भेजता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास, इसे भेजना होता है कि भैया तुम्हें एक कैलकुलेट करना है। तो उसके पहले क्या करता है ना, ये रजिस्टर होते हैं सीपीयू में अटैच होते हैं रजिस्टर, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लगभग 64 KB तक ही होते हैं टोटल साइज़। अगर मैं बता दूँ, ये साइज़ वगैरह मैं आगे आपको समझाऊंगा। 64 KB इनकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है।
उतनी कैपेसिटी के रजिस्टर होते हैं। तो सबसे पहले क्या स्टोर करता है रजिस्टर्स में, कंट्रोल यूनिट डाटा स्टोर करता है 12x4 का। फिर ये तुरंत अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में भेजता है कि भैया इस पर परफॉर्म करो। तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट 12x4 का 48 होता है, तो ये कन्वर्ट करेगा, ठीक है, 48 डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और वापस कंट्रोल यूनिट के पास भेज देगा, कन्वर्ट मैंने कर दिया है। तो कंट्रोल यूनिट फिर इसे मेमोरी यूनिट यूज़ करना होगा तो करेगा, नहीं तो डायरेक्ट आपके आउटपुट के पास भेज देगा डिजिटल फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आउटपुट के पास आपका डिजिटल फॉर्म में ये अब आएगा इन्फॉर्मेशन, ये कहलाएगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन है। वहाँ पे पहले आपकी डाटा थी, यहाँ पे दोस्तों इन्फॉर्मेशन आ गई। इन्फॉर्मेशन ये डिजिटल फॉर्म में आ गई और जो आउटपुट डिवाइस है आपका, यहाँ पे डीए कन्वर्टर लगा होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, तो ये एनालॉग फॉर्म में मतलब हम जो देख सकते हैं या छू सकते हैं उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये दोस्तों हमें डाटा से इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाता है। ये दोस्तों बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है और कंप्यूटर कैसे वर्क करता है मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया है। अगर इससे भी ज़्यादा आपको डिटेल में समझना होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से बिल्कुल डीपली कंप्यूटर के बारे में एक एक चीज़ बता दूंगा। अब आगे चलते हैं हम इस वीडियो में। अगला है दोस्तों, जैसे मैंने इनपुट डिवाइस वहाँ पे बताया, तो इनपुट डिवाइस क्या होता है कि डाटा फ्रॉम ह्यूमन साइड, गेट डाटा फ्रॉम ह्यूमन साइड। मतलब क्या हुआ इसका कि ह्यूमन, जो नॉर्मली ह्यूमन साइड से ही हमें डाटा चाहिए होता है, तो वहाँ से ये डाटा कलेक्ट करता है। जनरली मैंने आपको बता दिया था कि एनालॉग होता है। इसे फिर इसका ट्रांसलेट करना मैंने बताया था कि एडी कन्वर्टर होता है इसमें लगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है। और फिर क्या करता है, प्रोवाइड डाटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। इसी को हम दोस्तों सीपीयू भी बोलते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम को सेम डाटा जो डिजिटल डाटा होता है उसे प्रोवाइड कराता है। अब अगला दोस्तों क्या है, एग्जाम्पल है सीपीयू इनपुट डिवाइसेस के। तो एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, कीबोर्ड है, माउस है, आपको पता ही होगा, माइक्रोफोन पता होगा, टच स्क्रीन जो आपके मोबाइल पे होंगे, स्कैनर भी इनपुट डिवाइसेस हैं। ये दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्कैनर इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली आप पढ़े नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आ जाता है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो स्कैनर भी ऑप्शन रहता है, तो आपको टिक करना है। वेब कैम भी इनपुट डिवाइस है, ये भी ध्यान रखिएगा। टच पैड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर टच पैड भी याद रखिएगा। मीडी दोस्तों आपको याद होगा कि जो डीजे वगैरह आप देखते होंगे ऑनलाइन, तो डीजे जो एक कीबोर्ड सामने रखते हैं ना, घुमाते बढ़ाते रहते हैं वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए, तो वो दोस्तों उसी को मीडी बोला जाता है। तो मीडी डिवाइस है। कैमरा आपका इनपुट डिवाइस है। ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइट पेन इनपुट, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो कैप्चर ये भी है। माइक्रोफोन है। ट्रैक बॉल्स दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रैक बॉल्स पूछ लिया जाता है। सिंपली एक बॉल्स होते हैं जिससे जहाँ पे आप मूव करेंगे वहाँ पे वो कंप्यूटर स्क्रीन आपकी मूव करती है, बताती है कि यहाँ पे आप पहुँच गए हैं। बारकोड रीडर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ जाता है कि इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर आपको पता होगा मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं। प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड लिखा होता है और उसी को स्कैन करके उसकी कॉस्ट बताई जाती है। MICR आपके बैंकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। अगला दोस्तों OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको दोस्तों सबको पता होगा। OMR सीट आपने बहुत ही भरी होगी अगर आपने एग्जाम दिया होगा, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर इसे बोलते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक, गेम पैड, इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड, ये सब दोस्तों आपके सारे इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं। मैंने आपको दोस्तों एक एक इसलिए बताया क्योंकि ये एक एक पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आप आगे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, आप देख लेंगे कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइसेस है, क्वेश्चन पूछ लेगा। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइसेस है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइसेस नहीं है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा, मॉनिटर दे देगा। ठीक है, तो मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइसेस है। तो इस टाइप के दोस्तों आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, एक नोट है इंपॉर्टेंट। ये क्या है, एक फैक्ट है कि द मोस्ट कॉमन यूज कीबोर्ड, जो काफ़ी कॉमनली यूज कीबोर्ड होता है, आपके पास कीबोर्ड होगा अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम दे रहे होंगे जिस पे आप टाइपिंग की होगी, तो उसे दोस्तों QWERTY कीबोर्ड भी बोलते हैं। आप अगर ऊपर से देखें तो ऊपर इस लाइन से शुरू होगा QWERTY, तो इसे QWERTY कीबोर्ड भी बोलते हैं। और इसमें 104 कीज होती हैं। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है इसमें 104 कीज होती हैं। अब दोस्तों अगला कंपोनेंट है CPU कंप्यूटर का। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे बोलते हैं। CPU को दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। ये सभी टाइप के डाटा प्रोसेसिंग करता है। ठीक, डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन जैसे स्टोर डाटा भी करना वो भी करता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट भी देता है आपको दोस्तों, इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट भी करता है।
और दोस्तों कंट्रोल्स द ऑपरेशन, मैंने बताया था उसमें कंट्रोल यूनिट लगा रहता है जो सारा कंट्रोल भी करता है। अब दोस्तों इसके 3 मेन पार्ट होते हैं, ठीक है, 3 मेन पार्ट होते हैं। ALU मैंने आपको बता दिया था इमेज के माध्यम से, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। मैंने बताया था डाटा सबसे पहले फेड होते हैं रजिस्टर्स में। अब दोस्तों CPU के जो 3 पार्ट हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ये क्या है? एग्जीक्यूट ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। मैंने अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन में बता दूं आपको आगे। अर्थमेटिक जो कैलकुलेशन होते हैं वो क्या होता है? एडिशन प्लस, सब्ट्रैक्शन माइनस, मल्टीप्लिकेशन इनटू, मल्टीप्लाई, डिवीजन, भाग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, जो छात्र हमारे हिंदी वाले हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगला है लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन में क्या होता है? कंपेयर। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंपेयर क्या है। आपको मैंने बता दिया कि एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, एक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है। तो लॉजिक यूनिट में ये कंपेयर नहीं आता, ये आपका ALU का ही पार्ट होता है, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। अगला दोस्तों नंबर्स, लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स जो कंपेयर होते हैं इनके, ये इसमें आता है। सेम चीज़ दोस्तों यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। अब दोस्तों अगला है इसका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मैंने बता दिया, बॉस है सबका, कैसे कंट्रोल करना है। कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट, यानी कंट्रोल भी करता है, नियंत्रित भी करता है, सबको बताता भी है कि कैसे क्या करना है। ये ऑपरेशंस ऑफ ऑल पार्ट्स, सभी पार्ट्स, कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को बताता है। और क्या है दोस्तों? डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मतलब कोई काम नहीं करता है, कोई डाटा प्रोसेसिंग नहीं करता, सिर्फ ये गाइड करता है, या कब कहाँ पे कौन सी चीज़ जानी है, या मेमोरी में सेव करनी है, प्राइमरी या सेकेंडरी, ये सिर्फ गाइड करता है, जबकि एक्चुअली कोई प्रोसेसिंग नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिखा है कोई वास्तविक डाटा प्रोसेसिंग कार्य नहीं करता है। अगला है दोस्तों CPU में ही थर्ड ऑप्शन है, मैंने रजिस्टर्स बताया। रजिस्टर्स स्मॉलेस्ट हाई स्पीड में, हाई स्पीड को क्या मैं कह दूँ कंप्यूटर में? हाईएस्ट स्पीड, इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा तेज होती है। इसके बाद आती है आपकी कैश, कैश के बाद दोस्तों आपकी होती है प्राइमरी मेमोरी स्पीड के मामले में, और उसके बाद होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। अब दोस्तों इस CPU के इनसाइड ही होता है, CPU के साथ ही अटैच होता है, और ये स्टोर करता है जो डाटा जो इज टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। मतलब जैसे कोई भी, जैसे मैंने आपको जैसे बताया था 12:4 करना है, तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट उसे रजिस्टर में स्टोर करेगा और तुरंत उसे माइक्रो प्रोसेसर में भेजेगा। अब माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड ही रजिस्टर की वजह से बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है। रजिस्टर जितनी तेज़ी से डाटा फेड कर सकता है उतनी तेज़ी से माइक्रो प्रोसेसर उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। अब दोस्तों अगला है कि ऑल डाटा मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन रजिस्टर्स बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड। ठीक है, तो अभी मैंने सेम बताया कि सबसे पहले रजिस्टर में जाएगा तभी इस पे प्रोसेस होगा। अब दोस्तों मेमोरी जो होती है कि प्राइमरीली 3 टाइप से होती हैं, जो मेनली 3 टाइप्स मैंने आपको बताया। रजिस्टर तो इनबिल्ड होता है CPU के साथ, उसके अलावा मैंने आपको जस्ट बताया था कैश, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो दोस्तों कैश मेमोरी होती है, जो कैश मेमोरी होती है बहुत ही हाई स्पीड होती है, सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर से बनी होती है। स्पीड अप CPU, ये CPU को अभी आपको मैंने बताया कि जो रजिस्टर होते हैं सिर्फ 64 KB, जो डाटा जस्ट एग्जीक्यूट होना है वो वहाँ पे सेव होते हैं। ठीक है, लगभग इतने साइज का होता है। पर जो CPU के लिए जो कैश मेमोरी क्या होती है कि जैसे कोई भी जो डाटा तुरंत मतलब जो फ्रिक्वेंटली यूज जो डाटा होते हैं वो दोस्तों CPU कैश मेमोरी में रखता है। ये बहुत ही फास्ट काम करता है और इसी को बोलते हैं दोस्तों बफर बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। जो मेन मेमोरी आपकी होती है प्राइमरी मेमोरी, इन्हीं के बीच का ये होता है और इन्हीं दोनों के ये बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छे से लाता है और यही स्पीड बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब दूसरा है दोस्तों प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये होल्ड्स ओनली दोज डाटा जो कि या इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। जैसे आपने कोई वर्ड आपने खोल रखा है, मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं तो आपने वर्ड अगर खोल रखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो उसमें आपने जितनी भी चीज़ें टाइप कर रखी हैं दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग उन्हें स्टोर करता है। ठीक है, जो जैसे मैं आपको बता रहा था एग्जांपल कि वर्ड में जो आप पूरे टाइप कर रहे हैं वो पूरा मेमोरी में सेव रखता है जब तक कि आप उस पर सेव या सेव एज न यूज़ करके आप उसे सेकेंडरी मेमोरी में सेव करें। और दोस्तों इसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है, आपको पता है जनरली
4 GB रैम आपने सुना होगा अपने मोबाइल में, 2 GB रैम, तो दोस्तों इसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये डाटा इसका जो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, ख़त्म हो जाता है जैसे आपने पावर ऑफ कर दिया, ठीक है, अगर आपने इसे सेव नहीं किया तो डाटा लॉस्ट हो जाता है। इसीलिए इसको दोस्तों आप वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। अगला है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी, जिसे सहायक मेमोरी भी कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है, या कि जो कि नॉन वॉलेटाइल भी इसे बोल सकते हैं, कि मतलब इसमें क्या है कि आप डाटा कभी भी आप एक बार कंप्यूटर बंद भी कर दें तो ये डाटा सेव रहता है। ये स्लोअर होता है मेन मेमोरी से। और दोस्तों स्टोरिंग डाटा इन्फॉर्मेशन, ये परमानेंटली स्टोर करता है, ठीक है। वो जो रैम में सेव होता था वो परमानेंटली नहीं होता था, जैसे ही आप कंप्यूटर ऑफ करेंगे वो सारा सारा डाटा गायब हो जाएगा। अब दोस्तों प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप के होते हैं। पहला है रैम, ठीक है, रैम जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। स्टोर्स डाटा टेम्पोररी बेसिस, टेम्पोररी मैंने बताया था कि जैसे आपने कंप्यूटर या पावर सप्लाई ऑफ किया तो डाटा गायब हो जाता है। ये दोस्तों रीड एंड राइट, मतलब इसमें रीड भी कर सकते हैं, मतलब डाटा आपको लेना है कंप्यूटर से तो आप रीड भी कर सकते हैं, और डाटा आपको कंप्यूटर में टाइप करना है मतलब राइट करना है तो राइट भी कर सकते हैं। और दोस्तों वोलेटाइल होती है, वोलेटाइल का मैंने मतलब समझा दिया कि जैसे ही पावर सप्लाई आपने हटाया तो डाटा खत्म हो जाते हैं सारे। और ये स्टोर डाटा रैंडमली बोलता है, रैंडमली एक होता है, एक सिक्वेंशली। सिक्वेंशली क्या होता है दोस्तों, आपका टाइम लेता है कि पहले आपका, जैसे सिंपली मैं आपको बता दूं, जैसे आप दुकान में कोई सामान रखते होंगे, कोई किराना वाला, दो एक सीक्वेंस में रखता है। पर रैंडम क्या है, आप कहीं भी सामान फेंक दीजिए, जैसे आप कमरे में रहते हैं, आप लोग कहीं भी सामान फेंका हुआ हो तो डायरेक्ट फेंक देते हैं। तो रैंडमली में क्या होता है कि इसे बस ये एड्रेस ही स्टोर करके रखता है अपने पास, ठीक है, एड्रेस रखा रहता है कि कहाँ पे है सेव, तो डायरेक्ट एक्सेस कर लेता है, इसीलिए इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। अगला है दोस्तों रैम 3 टाइप्स के होते हैं। डी रैम बोलते हैं, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका एक्रोनिम ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये डायनेमिक क्यों बोलते हैं कि ये हमेशा इसे रिफ्रेश करना पड़ता है, नहीं तो ये कंटेंट अपना लूज कर देगा। अगला दोस्तों क्या है, स्टैटिक रैम, एस रैम जिसे बोलते हैं। स्टैटिक रैम क्या होता है, फास्टर और लेस वोलेटाइल होता है। आपको पता है रैम वोलेटाइल होता है और ये लेस वोलेटाइल। आपको ये जो डिटेल है ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए जो इसका एक्रोनिम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों एस रैम, जिसे सिंक्रोनस डायनेमिक रैम बोलते हैं। ये आपकी दोस्तों स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, ये टाइप ऑफ डी रैम ही है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लॉक स्पीड पे वर्क करता है। अगला दोस्तों प्राइमरी मेमोरी रोम है, जिसका सेकंड पार्ट मैंने बताया था, एक रैम है, अगला रोम है। रोम को क्या बोलते हैं दोस्तों, रीड ऑनली मेमोरी। इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी आपको मैं बताता हूँ, ये परमानेंट फॉर्म स्टोरेज होता है, ठीक है। और दोस्तों कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट, ठीक है, इस पर राइट नहीं किया जा सकता। ये क्यों ज़रूरी पड़ा दोस्तों, आपको पता होगा कि जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कुछ सेट ऑफ फंक्शंस में ऑलरेडी इनबिल्ड होते हैं, तो उन्हीं को दोस्तों आपको रोम में सेव होता है। अगर वो नहीं रहा आपको तो दोस्तों कभी भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, तो आपको स्टार्ट करने के लिए रोम की ज़रूरत पड़ती है। अब दोस्तों इसमें क्या है कि इन्फॉर्मेशन जो स्टोर्ड होता है वो परमानेंटली स्टोर्ड होता है, और ये जनरली आपको दोस्तों ये जो होते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर कर दिया जाता है। और ये दोस्तों मैंने आपको बताया जो स्टार्टिंग के टाइम यूज़ होते हैं इन इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसे कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है उसे बूट स्ट्रैप भी बोला जाता है। जो स्टार्टिंग होती है उसे बूट स्ट्रैप भी बोला जाता है। अब दोस्तों अगला है रोम के 3 टाइप होते हैं, मेनली 3 टाइप। एक पी रोम, पी रोम क्या होता है दोस्तों, प्रोग्रामेबल। अभी मैंने आपको बताया जो रोम होता है कभी भी उस पर रीड नहीं किया, राइट नहीं किया जा सकता, पर कभी कभी क्या है कि अब नए टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से पी रोम डेवलप किया गया, जिसमें कैसे प्रोग्रामेबल बना दिया गया है। ये क्या है, हमारे पास ब्लैंक आता है और इस पर हम चाहे जैसे भी इंस्ट्रक्शन दे, एक बार बस इस पर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इस पर जो इंस्ट्रक्शन दे दिया जा सकता है सिर्फ एक बार ही इंस्ट्रक्शन फिल किया जा सकता है, जो पी रोम होता है। अगला है दोस्तों ईपी रोम, जिसे इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। इरेजेबल ये कैसे इरेज हो सकता है, तो दोस्तों अल्ट्रा वायलेट लाइट के कांटेक्ट में लाने से ये इरेज हो जाता है। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा रोम है जो अल्ट्रा वायलेट लाइट से इरेज किया जा सकता है, तो ईपी रोम है, ठीक है। अगला क्या है ईईपी रोम, ये क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये बस इसका इरेजर जो उसमें पिछले में प्रोसेस था वो अल्ट्रा वायलेट लाइट था, यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिकली भी आप इरेज कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे क्या है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज जिसे हम एक्सटर्नल स्टोरेज भी बोलते हैं। इसके दोस्तों टाइप्स क्या हैं, एक फ्लॉपी डिस्क है, पहला मैं बता दूं फ्लॉपी डिस्क,
जो कि मैग्नेटिक डिस्क होता है। रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन इन फ्लॉपी डिस्क रिकॉर्डेड इन मैग्नेटाइज स्टेट, जो मैग्नेटाइज मतलब मैग्नेटिक फॉर्म में आपकी उस पर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सेव की जाती है। और ये क्या है, आयरन ऑक्साइड का बना होता है। आयरन ऑक्साइड पार्टिकल्स इस पे होते हैं जिसे हम आयनाइज करके इस पे हम डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे बनता है, बस आपको इसमें ध्यान रखना है आयरन ऑक्साइड का यूज़ होता है। ठीक है, और ये मैग्नेटाइज स्टेट में होती है। अगला दोस्तों क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या है, ये नॉन रिमूवेबल है, ये रिमूव नहीं किया जा सकता। आजकल रिमूवेबल भी आने लगे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ये भी मैग्नेटिक डिस्क ही होती हैं, इसमें कई सारे प्लेटर्स लगे होते हैं। ठीक है, मेटल प्लेटर्स, क्योंकि इस आपको टीबी में चाहिए स्टोरेज। जो आपकी फ्लॉपी डिस्क थी ना, वो आपकी 1.44 MB की होती है, सिर्फ MB। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको पता है कि हार्ड डिस्क आपको आज के टाइम में 1 TB की आती हैं। तो क्या, जो पतले पतले प्लेट्स होते हैं ना, इसमें बहुत सारे प्लेट्स लगे होते हैं और वही प्लेटर्स कहलाते हैं। और उन्हीं के बीच में आपका स्टाइलस घूम घूम के आपके डाटा कलेक्ट और स्टोर करता है। ये भी दोस्तों आयरन ऑक्साइड का बना होता है और ये स्पिन करता है, बहुत ही फास्ट स्पिन करता है। ठीक है, और दोस्तों ये सारा का सारा इनकेस्ड होता है, एक सील चेंबर के अंदर सारा का सारा सेव किया जाता है बॉक्स में। अब दोस्तों अगला टाइप है इसका मैग्नेटिक टेप। ठीक है दोस्तों, अब मैग्नेटिक टेप क्या होता है, मैग्नेटिक टेप प्लास्टिक टेप भी कहते हैं। ये मेड ऑफ क्या होता है, मैलर के मेड किए जाते हैं और एक कोटेड विद आयरन ऑक्साइड। सब जगह ध्यान दीजिएगा, आयरन ऑक्साइड के कोटेड होते हैं। अगला इस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में दोस्तों ये एक डिफरेंट टाइप है, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, आपको CD DVD याद होगा पुराने के टाइम में। आज के टाइम में तो ब्लूरे डिस्क भी आने लगे हैं। तो ये क्या करता है, लेज़र लाइट का यूज़ करता है। ठीक है, लेज़र लाइट का यूज़ करता है रीडिंग और राइटिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ऑप्टिकल डिस्क पे जो राइटिंग का ऑपरेशन होता है। ठीक है, राइटिंग मतलब जो आप उसमें कुछ न कुछ डाल रहे हो तो उसे आपको बर्निंग कहा जाता है ऑपरेशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस ऑपरेशन को क्या कहा जाता है, इसे बोला जाता है CD बर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब CD बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ब्लूरे डिस्क, ये कॉमन टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क हैं। अगला दोस्तों क्या है, फ्लैश डिस्क, जिसे फ्लैश ड्राइव भी बोला जाता है या पेन ड्राइव भी बोला जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसे फ्लैश मेमोरी चिप्स भी बोला जाता है। ये क्या होते हैं, स्मॉल और पोर्टेबल होते हैं काफ़ी। ठीक है, स्मॉल और पोर्टेबल होते हैं और ये कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट किया जा सकता है, कभी भी रिमूव भी किया जा सकता है। ये USB टाइप ई प्लग से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये इन्हें सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसे SSD शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों मैं फ्लैश ड्राइव आपको बता रहा था। अब फ्लैश ड्राइव के मैंने बारे में आपको बता दिया। अब आगे क्या है ना कि इनकी जो स्पेस, कितना स्पेस यूज़ करते हैं, ये भी आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। तो आइए चलिए वो हम देख लेते हैं। अब दोस्तों स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इनके जो स्पेस काफ़ी यूज़ होते हैं, उसके भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस टाइप के हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस इनकी कैपेसिटी क्या होती है। जो हार्ड डिस्क होता है दोस्तों आजकल तो बहुत ज़्यादा आने लगा है, अप टू 256 टेराबाइट्स तक। ठीक है, मेगाबाइट्स, टेराबाइट, गीगाबाइट्स मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा वीडियो में। और दोस्तों फ्लॉपी डिस्क, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फ्लॉपी डिस्क कितना होता है, ये 1.44 MB का होता है। ठीक है, सिर्फ 1.44 MB, आप ध्यान दीजिएगा। CD रोम डायरेक्ट पूछा जाता है 700 MB या 650 MB भी कई जगह आपको लिखा मिल जाएगा। ठीक है, 650 MB आप ध्यान रखिएगा, बस इसकी साइज़ इतनी होती है। DVD रोम की साइज़ होती है आपकी दोस्तों 4.7 GB की। ठीक है, ये मैक्सिमम इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। जो ब्लूरे डिस्क है दोस्तों ये 25 GB है। ये वन साइड है, डबल साइडेड भी आने लगी ब्लूरे डिस्क, तो उसकी दोस्तों कैपेसिटी 50 GB हो जाती है। और इससे भी बड़े बड़े साइज़ों की दोस्तों आपकी ब्लूरे डिस्क आने लगी है। तो ये आपके क्वेश्चन नहीं आएगा। मेनली आपके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है DVD रोम, CD रोम और फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, अब अगला क्या है, USB स्टोरेज। USB स्टोरेज दोस्तों आजकल आपको 256 GB या उससे हायर भी आने लगे हैं। और दोस्तों मेमोरी कार्ड आपको पता है मोबाइल में आपके 128 GB आपने सुन ही रखा है। तो हालांकि 1 TB की भी आने वाली है। ठीक है, 1 TB इंटरनल स्टोरेज के साथ मोबाइल आने वाली है। तो बहुत चीज़ें हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, तो हमने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो दोस्तों ये रहा आपके वीडियो का पहला पार्ट। इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे साथ
जुड़े रहें। आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। अगला पार्ट आप बेल आइकन दबा देंगे तो आपको अगला पार्ट आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों हम अलविदा लेते हैं। आपको अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास अपने पहुँचाएँ। इसी के साथ दोस्तों अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।